तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027, इसमें से लगभग 2027 में इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर आपको आएंगे, मतलब 5 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो एक एक चीज को आप लोग को अच्छे से समझना है, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो बिहार इंटर परीक्षा 2027 क्लास 12th का ये है, हिंदी काव्य खंड, अध्याय कौन सा है, 1, ठीक है। ये काव्य खंड हुआ, कहने का अर्थ कविता। तो इसका नाम है, पहला चैप्टर का नाम है कड़वक। अब कड़वक के लेखक कौन है, उसका सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिए, लेखक परिचय के साथ संपूर्ण हिंदी अर्थ, सारे आपको अच्छे से समझाएं। कड़वक, कड़वक के लेखक कौन थे, ठीक है। तो कड़वक के लेखक के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, इसका जन्म मृत्यु, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इस कविता में क्या क्या चीज दी, इसी के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानकारी जरूरी है, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जायसी नाम था, इस व्यक्ति का नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर में आप लोग को एग्जाम्स में पूछेंगे कि कड़वक के लेखक कौन है, तो आप लोग को हम अभी बता दिए हैं, इसका नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जन्म कब हुआ, देखिए जन्म लगभग में है, मतलब ये पता नहीं किसी को, अनुमान लगाया, मतलब लगभग इतने में हुआ होगा। इसका जन्म 1492 में हुआ, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कौन से जगह में, तो जायस जगह का नाम है, जायस। कौन से राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। अब इसकी मृत्यु कब हुई, मतलब ये बढ़ कब गया, तो लगभग 1548 में अमेठी में, अमेठी जगह है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, किसके पिता की बात हो रही है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज। क्या था, ममरेज, मलिक राजे अशरफ, ये इसके पिता का नाम था। अब हम इसके मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु के बारे में, जिन्होंने उसको ज्ञान दिया, जिससे उसने कुछ सीखा था, तो गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी, जिसे हम बोलेंगे महीउद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर, इसके गुरु हुए। इतने बड़े नाम है, आपको अच्छे से याद रखना। तो ये किस काल के थे, ये भक्ति काल के, जिस टाइम में लोग भक्ति किया करते थे उस टाइम में ये थे, उस टाइम की बात हो रही। धारा, तो निर्गुण, ये प्रेम मार्गी कवि थे, इसका कविता एकदम प्रेम मार्गी की था, ठीक है। तो जब हम इसके कविता का आपको अर्थ एक एक भाव करके स्पष्ट कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं इनके, आगे देखिए, तो आगे इसके विशेष, इसका विशेष, तो बचपन में माता पिता का निधन हो गया, ये बचपन में ही क्या हो गए, अनाथ हो गए, ठीक है। अब कह रहे शारीरिक पाअंगत कहने का मतलब चेचक के कारण रूपहीन, तथा चेचक एक बीमारी होता है जिसकी वजह से इसका रूपहीन क्या हो गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है रूपहीन तथा बाएं, ये हमारा हो गया दायां, ये हो गया बायां। तो बाएं आंख और बाएं कान से वंचित हो गया, इसको बायां आंख से अच्छे से दिख नहीं पाता था और बाएं कान से अच्छे से सुन नहीं पाते थे, ठीक है। कहलाते, ये प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक है। प्रेम में लोग डूबे हुए होते हैं, उसके लिए प्रेम के पीर के कवि है, कहने का मतलब कहलाते थे। ये काहे किस लिए फेमस हुए, तो प्रेम के पीर के कवि के। विषय वस्तु, इसमें जायसी ने अपनी जीवन व काव्य की विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने, जायसी ने अपने जीवन में, जायसी का इसी का नाम है, पूरा नाम लास्ट में हम बताए हुए हैं, जायसी लिखा था, अपने जीवन व काव्य की विशेषताओं का उल्लेख किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिए प्रथम कड़वक, तो पहले कड़वक में कवि बड़े विनम्र मतलब एकदम स्वभाव स्थिर भाव से, ठीक है, स्वभाव के साथ अपने रूपहीनता, उसका रूप देखने में उसका शकल अच्छा उतना नहीं था, क्योंकि उसको क्या हो गया था, चेचक। तो रूपहीनता एवं एक आंख से क्या थे, अंधे होने के बावजूद अपने गुण की ओर हमारा ध्यान खींचता है। अब जिस इंसान के पास शकल अच्छे नहीं है, आंख अच्छे नहीं, कान नहीं, लेकिन उसकी मेहनत कितनी रंग ला रही है, कि आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सारी चीजों को देखते हैं, ध्यान खींचते कि उसी गुण के कारण
उसी गुण के कारण जैसे मोहम्मद काव्य की रचना हो सकी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग समझने वाले, ये सब एक नंबर में, जितना अभी हम बताएं सब एक नंबर के लिए। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम माख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी आंख की तुलना, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की, जिसमें हम लोग शक्ल देखते, आईना बोलते, उससे। तो उन्होंने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। जायसी ने रनसेन और पझावस्ती की कथा को रक्त की ले से जोड़कर तथा अपनी आंसुओं से सींचकर प्रस्तुत किया। कहने का मतलब रक्त जो खून देखे ना, टप टप, और थोड़ा देर हवा लगने के बाद जम जाता है, तो उसी तरह कह रहा है रक्त की लई से, रक्त जो जम जाता है उसकी लई से जोड़कर तथा अपने आंसुओं से, आंख के आंसुओं से सींच कर प्रस्तुत किया। किस चीज को? ये जो कड़वक जो पढ़ रहे हैं इसी चीज को। ठीक है, चलिए अब बात आ गई है इसके काव्य खंड की, कविता की। तो इसको हम पढ़ते हैं और आपको सारे अर्थ हम आपको समझा रहे हैं। तो सुनिए, एक नैन मतलब एक आंख, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, ठीक है, उसके गुण। सोई बीमो जेई कवि सुनी, चांद जैसे जग विधि और तारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। अब सरल अर्थ भाव, अब इसको अच्छे से एकदम तोड़ के हम लिखे, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए। तो कवि मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वे एक आंख वाले कवि है। मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो एक आंख वाले, क्योंकि उसका एक आंख, एक कान और ऊपर से रूपहीनता आ गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये गुणों से भरपूर है। उसके पास क्या है? गुण है। ठीक है, जैसे आप लोग का गुण है किसी को डांस करने का, किसी को क्रिकेट खेलने का, किसी को मेकअप करने का, सबका अपना अपना गुण होता है। तो इसमें भी गुण था, ये इसके गुण था जैसे कविताओं को लिखने का, अच्छे अच्छे कहानियों को लिखने का। ठीक है, भरपूर है। जो भी उनकी कविता सुनता है वो उससे मोहित हो जाता है। तो पूछेगा कि कड़वक में किसके कविता से लोगों को मोहित कर लेता था? तो मोहम्मद जायसी के। ठीक है, तो उसे वह उससे मोहित हो जाता था। किसके? मोहम्मद जायसी के कविता सुनकर। ठीक है, वह हो जाता था। वे आगे कहते हैं कि जैसे चौद को संसार में भगवान ने भेजा है जिसमें कलंक है, चौद मतलब चांद, दाग, जिसमें कलंक दाग, दाग तो है फिर भी वह सारी दुनिया को प्रकाश देता, उसी तरह भले ही उनमें शारीरिक कमी हो पर उनके गुण और काव्य प्रतिभा लोगों को प्रभावित करते हैं। अब कहने का मतलब ये हो गया, देखिए आप लोग जाके चांद को देखिए, चांद को देखिएगा, उसमें छोटे छोटे काले धब्बे, मतलब धब्बे होते हैं। धब्बा होने के बाद भी वो क्या कर रहा है? सृष्टि पे, पृथ्वी पे रोशनी अपना देता है। भले उसमें गुण नहीं है, सॉरी, भले उसमें उतनी, मतलब देख, कहने का मतलब ये हो गया कि वो भले दिखने में आपको काला धब्बा लगता है लेकिन देता तो प्रकाश है ना हमको। तो इसी तरह भले वो देखने में मोहम्मद जायसी अच्छे नहीं है, उसके एक आंख से नहीं देख पाता, एक कान से नहीं सुन पाता, लेकिन इसके गुण, इसके कविता सुन के हम लोग क्या हो जाते हैं? मन मोहित हो जाता है। इसी बात को बताया गया है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। तो जग सूझा एकई नेहाई, उबा सुख अस नखतन मोहे, जो लही अभी डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब इसका भाव, सरल अर्थ भाव, इसका भाव हम सब। तो कवि कहते हैं कि उन्हें यह संसार केवल एक ही आंख से दिखाई देता है। ऑब्वियसली उसके पास एक आंख तो काम नहीं कर रहा, तो वो संसार को कई आंख से देख रहा है। अगर बोल देगा आपको एग्जाम में कि मोहम्मद जायसी को कितने आंखों से संसार दिखाई देता है, तो एक आंख से, क्योंकि आप अभी पढ़े कि उसका एक आंख क्या था? बचपन से ही विकलांग थे। ठीक है, मतलब खराब होता।
फिर भी वे ऐसे ही है जैसे आकाश में चमकने वाला एक तारा। ठीक है, आगे वे उदाहरण देते हैं कि जब तक आम के पेड़ में बौर मंजरी नहीं आते, तो आम के पैर में मज्जर जिसको हम लोग पढ़ते उसी को मंजरी कहते, नहीं आते तब तक उसमें सुगंध नहीं फैलती। तो आम देखिएगा जब मजरा जाते तो उसमें सुगंध आने लगते हैं, आपको दूर से पता चल जाए कि हाँ आम का पेड़ है, सुगंध आने लगता है ना, फूल जब उसमें आ जाते हैं तो। उसी प्रकार किसी व्यक्ति में कुछ कमी होने पर भी उसके गुण उसे विशेष बना देते हैं। तो भले आप अभी जो है, अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है तो इससे मतलब नहीं है कि उसके पास गुण नहीं है, किसी और चीज में गुण होगी, खेलने में होगा, काम करने में होगा, बहुत सारे चीजें। तो अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। ठीक है, तो मेरा भी यही संदेश है। चलिए आगे देखते हैं। किन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी क्या होता है? खारा, अति भयु असूज अपार। तो इसका अर्थ समझिए। तो कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी भले ही खारा, समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, पीजिएगा तो नमकीन नमकीन लगेगा। नमक में जैसे नमक, पानी में हम नमक नहीं डाल देते वैसे पानी लगेगा, नमकीन होता है। फिर भी वह बहुत विशाल है। समुद्र कितना, समुद्र का पानी क्या है? आपको कड़वा लगेगा, नमकीन लगे, लेकिन समुद्र कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, विशाल है, गहरा है, जिसकी सीमा समझ पाना कठिन है। उसकी सीमा, समुद्र की सीमा समझना कठिन है। इसी प्रकार किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई कमी होने पर भी उसके भीतर अनेक महान गुण हो सकते हैं। तो कोई आपको कमजोर लगता है, किसी को कमजोर मत समझिए, क्योंकि समय आने पर वो भी एक बहुत बड़े आदमी बन सकता है। ठीक है, हो सकते, जिनकी महत्ता बहुत बड़ी होती है। चलिए आगे देखिए। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असु अपारा। तो इसका अर्थ समझिए। कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी भले ही खारा नमकीन होता है, फिर भी वह बहुत विशाल और गहरा होता है। क्या होता है? गहरा होता है, जिसकी सीमा समझ पाना कठिन है। इसी प्रकार किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई कमी होने पर भी उसके भीतर अनेक महान गुण हो सकते हैं, जिनकी महत्ता बहुत बड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंच नगरी लाग आकाशा, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कोच होई नहीं कंचन करा। इसका अर्थ समझिए। तो कवि कहते हैं कि यदि सुमेरु पर्वत, कौन सा पर्वत की बात हो रही है? सुमेरु पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत होता है। तो सुमेरु पर्वत पर आघात न किया जाए, अगर सुमेरु पर्वत को अगर नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, तो वह सोने का पर्वत बनकर आकाश तक ऊंचा दिखाई देता है। तो पहाड़ जब है तो वो सोने की तरह कैसे दिखेगा? क्योंकि देखिए पहाड़ है, पहाड़ पे तो बर्फ गिरे, और जब धूप की रोशनी पड़ेगा तो वो पहाड़, उस पे सूरज की लाइट जो है रिफ्लेक्स होकर चमकेगी, तो आपको सोने की तरह दिखेगा। आप लोग कभी घूमने जाइएगा तो देखिएगा, ठीक है, आपको पहाड़ी इलाका में जाइए ना, तो आपको पहाड़ एकदम सोने की तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पे सूरज की लाइटें आती है। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि जब तक सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां, कलंक दूर नहीं की जाती, तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता। तो अब कहने का मतलब है कि आग में, सोना को जितना आग में तपाइएगा उतना उसका अशुद्धि क्या हो जाता है? जल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां, जो उसमें अशुद्धि होता है, कहने का मतलब कलंक, दूर नहीं की जाती, तब तक वो शुद्ध सोना नहीं होता। तो आपको सोना में से अशुद्धियां हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आग में उसको खूब गर्म करने पड़ेगा, कुछ और केमिकल्स पड़ते हैं जिससे वो उसमें से अशुद्धि सारा हट जाता है और ये 24 कैरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव ओ वृषि, कई पाठ सब रूप पर्वत, गही मुख जो भी कई चाव। तो भाव इसका समझिए। तो कवि कहते हैं कि उनकी एक आंख दर्पण है।
कवि क्या कहता है कि उनकी आंख एक क्या है, दर्पण है, आईने के सामने, और उसमें निर्मल भाव भरा हुआ है। तो उसके आंख में कैसा भाव है, तो निर्मल भाव है। इसीलिए सुंदर लोग भी बड़े उत्साह से उसमें अपना चेहरा देखते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं, एक आंख से नहीं दिखता है, कान से नहीं है, फिर भी उसको लोग, सुंदर सुंदर लोग उसकी कविता को सुनने जाते हैं। ठीक है, अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि भले ही उनकी एक ही आंख है, पर उसका भाव इतना निर्मल है कि लोग उसमें अपनी छवि देखने में आनंद महसूस करते हैं। लोग क्या महसूस करते हैं उसकी कविता सुनकर, आनंद महसूस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलिए, मोहम्मद मोहम्मद यही कवि जोरी सुनवा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाए रक्त के ले, गाढ़ी प्रीति नैन जल भे। तो इसका अर्थ समझिए बाप। तो कवि मोहम्मद जायसी, ये भाई साहब मोहम्मद जायसी यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस कविता को जोड़ जोड़ कर सुनाया है। कविता को कैसे सुनाया, जोड़ जोड़ कर सुनाया है। जो भी इसे सुनता है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव होता है। जो भी इसकी कविता सुनता है तो उसको कैसा महसूस होता है, अपनी अपनी प्रेम की पीड़ा अनुभव होता है। हर लोग कुछ किसी ना किसी चीज से दुखी रहते थे। ठीक है, तो पीड़ा का वो अनुभव करते जब इसके कहा कविता को सुनते। तो कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने इस कथा को मानो रक्त की लय से जोड़कर तैयार किया। कैसे तैयार किया है, रक्त की लय से तैयार किया। ये सब याद रखिएगा, 1 नंबर में आप लोगों को पूछेगा। और अपने आंसुओं के जल से उसे सींचा, जिससे इसमें गहरी और सच्ची प्रीति का भाव प्रकट होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आते हैं, बात आ रही है? तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, ओ मन जानी कविता अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहा सो रत्न रत्न सैनी अस राजा, कहा सुवा असी बुद्धि उप राजा। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग अच्छे से समझते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने मन में यह सोचकर ऐसी कविता रची है। कैसे रची है, तो मन में सोचकर कि उनकी पहचान संसार में बनी रहे। अभी भी हम पढ़ रहे हैं, इसका पहचान बना हुआ है। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि अब कहा राजा रत्नसेन जैसे महान राजा, कौन से राजा, रत्नसेन जैसे महान राजा, और कहा सुजान तोते सुवा जैसी बुद्धिमान वाले उपदेश। अर्थात कवि ये बताना चाहता है कि समय के साथ महान व्यक्ति और उनकी कथाएं तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उनकी कहानी कविता के रूप में संसार में याद रखी जाती। जैसे हम लोग को रामायण महाभारत खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या है, याद है, सुनते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा अलाउद्दीन सुल्तान कह राधी जे किन्हा बखानो। तो सरल अर्थ इसको समझिए। कवि कहते कि अब कहा सुल्तान अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली राजा। कैसे राजा थे, तो अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली राजा, और कहाँ राघव, ठीक है, राधी जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कथा का वर्णन किया था। कि अर्थात कवि का संकेत है कि समय के साथ साथ बड़े बड़े राजा और लोग भी इस संसार से चले जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो लेकिन उनकी कथा और यश साहित्य के माध्यम से जीवित रहते। तो उसको हम कैसे याद करते हैं, उसकी कहानियां, उसके अच्छे काम, उससे हम उन लोगों को हम याद रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा स्वरूप पद्मावती रानी, पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी घनी, सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मेरे
पै मरे न वासु। तो कवि क्या कहना चाहते हैं इसके इस माध्यम से, इसका असम कवि कहते कि अब कहाँ सुंदर रानी पद्मावती, इसे संसार में कोई भी सदा नहीं रहता, केवल उनकी कहानी ही रह जाती। आगे कवि कहते हैं कि वही व्यक्ति सुगंध सुगंध नहीं मरती, धन्य है जिसकी कीर्तियां यश संसार में बनी रहती है। जैसे फूल तो मुरझा जाता, फूल क्या होता है, फूल एक दिन दो दिन के बाद क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं खिलने के बाद, लेकिन उसकी यथार्थ मनुष्य भी भले ही नश्वर है, मनुष्य जो आज जन्म लिया उसकी कल मृत्यु फिर है, सालों बाद कहने के बाद, पर उसके अच्छे कर्म और यश हमेशा जीवित रहते। किसके यश हमेशा जीवित रहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम उसके यश, उसके कीर्ति, उसके कामों से हम उसको याद रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, केहे न जगत जस बेचा, के न लीन्हा जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सवेरे दुई बोल। तो सरल अर्थ समझिए, कवि कहते कि इस संसार में कुछ लोग अपना यश कीर्ति बांटते हैं और कुछ लोग उसे प्राप्त करते हैं। आगे वे कहते हैं कि जो भी इस कहानी को पढ़ वो हमें दो अच्छे शब्दों में याद कर ले या हमारा स्मरण कर ले। तो अर्थात कवि की इच्छा है कि लोग उनकी रचना को पढ़ें और उन्हें प्रेम तथा सम्मान के साथ रहें, ठीक है। तो देखिए, हम बड़े लोगों को क्या करते हैं, उसकी रचनात्मक, उसकी बातें, इस चीज से हम उसको क्या करते हैं, याद रखते हैं, ठीक है।